नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर जो है MCQs सीरीज जो है करवा रहे हैं और वह जो MCQs है भाई योगेंद्र जीत किताब से जो है हम करवा रहे हैं। हमारा चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके अंतर्गत जो है 220 MCQs है, 220 MCQs है और वह MCQs PDF अगर किसी को चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर अगर आप व्हाट्सअप करोगे तो वहाँ से आपको वो PDF जो है मिल जाएगी। ओके, आज हम जो है भाई योगेंद्र जीत की किताब से दूसरा चैप्टर को से संबंधित जो है हम MCQs करवाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो MCQs बनाए हैं एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए ये इसमें जो है 220 MCQs है इसमें। ओके, ये चैप्टर 1 है जो आपको दिखा रहा हूँ, ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 देखिए, आराम से देख लीजिएगा। पूरे 220 MCQs है और DSC एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं, AP हो या तेलंगाना, दोनों के लिए जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। पूरे टोटल 220 है। एक बार आपको मैं यह दिखा दे रहा हूँ। देखिए हमने क्या किया, इसके जो आंसर होते हैं, जो उत्तर होता है वो पीछे जो है आखिर में दे रखा है। आज से हम उसी तरह से, इससे पहले हमने क्या किया था, वीडियो में बाजू में रखा था, यानी आंसर को हमने क्या किया था, क्वेश्चन के बाजू में ही उत्तर को लिख रखा था, मगर हमने क्या किया, उसे चेंज कर नीचे आखिर में जो है उनके उत्तर हमने दे रखे। आज हम जो है करने वाले हैं उसी तरह से करने वाले, जो उसका उत्तर जो होता है बाजू में नहीं होगा। ओके, ये रहा 145, 46, 48, 52, 152। देखिए टोटल हम 220 बनाए हैं MCQs। ये आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर किसी को चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF जो है मिल जाएगी। ये रहे, देखिए यहाँ पे ये जो है हमने आखिर में दे रखा है, उनके जो उत्तर है हमने आखिर में दे रखे हैं। पूरे जो है 220 है। देखिए 220 है। ये रहा हमारा जो है आज का MCQs से संबंधित चैप्टर। देखिए दूसरा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है हिंदी वर्णमाला और हिंदी का ध्वनि विज्ञान। यह जो है AP के सिलेबस में लगा हुआ है। ओके, उसके साथ 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 हमें जो है तेलंगाना TG में भी पूछा जाएगा, पूछ सकता है, इसके अंतर्गत से भी TG तेलंगाना DSC में पूछा जाएगा। और उसके साथ साथ गुरुकुला PGT, TGT, ओके, इसके अंतर्गत भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपके लिए जो है काफ़ी लाभदायक है। तो वीडियो अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। आज का जो है पहला प्रश्न देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा की ध्वनियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, किसके अंतर्गत जो है भाषा की ध्वनियों का जो है हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। यानी साइंटिफिकली स्टडी, इंग्लिश में कहे तो साइंटिफिकली स्टडीज जो करते हैं हम, किसके अंतर्गत करते हैं। ध्वनियाँ तो आपको पता है, पिछली बार भी बताया था आपने, हिंदी की ध्वनियाँ कितनी है। ओके, वो पिछले वीडियो में मैंने पूछा था उसी तरह का प्रश्न। तो उन ध्वनियों का हम अध्ययन कहाँ पे करते हैं। देखिए ये भाषाई ध्वनि, B ध्वनि विज्ञान, C अक्षर विज्ञान, D वैदिक ध्वनियाँ। तो किसके अंतर्गत हम करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत जो है हम ध्वनियों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसे आप याद रखिएगा, समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ध्वनियाँ किसे, यानी ध्वनियाँ कैसी उत्पन्न होती है, कैसे सुनी जाती है और उनके भौतिक गुण जैसे उच्चारण स्थान, उच्चारण विधि क्या है, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो हमें यहाँ पे जो है
विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्प को एक बार हम देखेंगे। ए ध्वनि विज्ञान, बी भाषाई ध्वनि और सी अक्षर विज्ञान, डी वैदिक ध्वनियाँ। तो हम जो है ध्वनियाँ कैसी उत्पन्न होती है, कैसी सुनी जाती है और उसके जो भौतिक गुण है, उच्चारण स्थान और उच्चारण विधि, कहाँ से जो है वो ध्वनि जो होती है, ध्वनि यानी साउंड जो है उच्चारित होते फेफड़ों से होती है या कहीं कहाँ से मुख से होती है, जो कहाँ से हो रहा है और उसका जो साइंटिफिक रीजन भी है वो हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो किसके अंतर्गत करते हैं, तो वह जो अध्ययन हम जो है ये जो है ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। इसलिए इसका सही जो उत्तर होगा ये ध्वनि विज्ञान। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनियों का उच्चारण और श्रवण से संबंधित अध्ययन है। ध्वनियों का जो उच्चारण है और श्रवण से संबंधित अध्ययन किस, हमने इससे पहले देखा था। देखो आगे वाला प्रश्न अगर समझ गए आप तो इसके बाद का जो प्रश्न हम कर रहे हैं वो भी समझ जाओगे। तो यहाँ पे उच्चारण और श्रवण, यहाँ पे देखिए उच्चारण स्थान और उच्चारण विधि के बारे में, यानी श्रवण के बारे में भी हम सुनते हैं, यानी कैसे सुनी जाती है। देखिए यहाँ पे कैसे सुनी जाती है, तो किसके अंतर्गत वो अध्ययन करते थे, तो वह जो है ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का भी उत्तर होगा डी ध्वनि विज्ञान। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क ख ग ध्वनियाँ किस स्थान से और कैसी बोली जाती है, वह हम कौन सा विज्ञान, यह कौन सा विज्ञान बताता है हमें। तो यह भी जो है हमें कौन सा विज्ञान बताता है, जो हमने इससे पहले देखा था ध्वनि विज्ञान ही बताता है कि वह कैसी बोली जाती है और कौन सा, यानी किस स्थान से जो है बोली जा रही, हमें कौन बताता है, तो वह जो है ध्वनि विज्ञान जो है हमें बताता है। समझ में आया? इसका उत्तर भी सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भाषा में अर्थ व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाली ध्वनि। तो भाषा क्या है, ओके, हमने भाषा के बारे में देखा। तो भाषा में अर्थ व्यक्त करने वाली, यानी ध्वनि तो है, उसका अर्थ व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाली ध्वनि है, कौन सी ध्वनि है वो। विकल्प देखिए, ये वैदिक ध्वनियाँ, बी अक्षर विज्ञान, सी भाषाई ध्वनि, डी ध्वनि विज्ञान। तो इसका जो प्रयुक्त होने वाली जो ध्वनि है वो है सी भाषाई ध्वनि। यह क्या करती है भाषाई ध्वनि, तो यह जो है अर्थ व्यक्त करती है, अर्थ व्यक्त करने में प्रयुक्त होती है। कौन होती है, तो वह है भाषाई ध्वनि। समझ में आया? यहाँ पर देखिए आपको मैं भाषाई ध्वनि क्या होती है उसके बारे में एक बार बता देता हूँ। देखिए भाषा ध्वनि वह ध्वनि है जो भाषा में अर्थ व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है, यानी अर्थ व्यक्त करने के लिए जो ध्वनि प्रयुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, भाषाई ध्वनि कहते हैं। समझ में आया? सरल शब्द में हम अगर समझेंगे तो जो ध्वनियाँ भाषा बनाती है, जो ध्वनियाँ होती है वह भाषा बनाती है और अर्थ बदलती है, वही क्या कहलाती है, भाषाई ध्वनि कहलाते। समझो उदाहरण यहाँ पे कल है, उदाहरण क्या है, कल, और एक उदाहरण देखो खल, कल और खल। समझ में आया? क और खल, कल और खल में क और ख, ओके, की ध्वनि बदलते ही अर्थ क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। ये जो बदल रहा है तब क्या हो रहा है, अर्थ भी बदल जा रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं, भाषाई ध्वनि कहते हैं। समझ में आया? ये कल, ये खल, दोनों को पढ़िए। तो इसका क्या हो रहा, तो जब ध्वनि बदलती है तब अर्थ भी बदल जाता है। यह ध्वनि अगर यहाँ पे ल है समझो, ओके, एक बार क लगा दिया जाए समझो, तो वो क्या कल हो जाएगा। और वहाँ ये और ल है, यहाँ पे ख लगा दिया जाए, क्या हो रहा है, खल। तो ये जो है अर्थ भी बदल जा रहा है। तो इन्हें क्या कह सकते हैं हम, इन्हें कह सकते हैं भाषाई ध्वनियाँ। क्या कहते हैं, भाषाई ध्वनियाँ, याद रखिए। तो इसका तो उत्तर हमने बता दिया, सी जो है इसका सही उत्तर है। समझ में आया? तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मानवीय वांग यंत्र से विस्तृत भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण, विवेचन तथा वर्णन करता है
कौन करता है? तो देखिए, ये ध्वनि विज्ञान, बी अक्षर विज्ञान, सी भाषाई ध्वनि, डी वैदिक ध्वनियाँ। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर जो है ये ध्वनि विज्ञान। ये क्या कहता है? वांग यंत्र से, वांग यंत्र क्या कहते हैं? शरीर के जो अवयव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वांग यंत्र कहते हैं। मैं समझा देता हूँ। तो ये क्या करता है? मानवीय वांग यंत्र से विस्तृत भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण, विवेचन, वर्णन करता है। ओके, कौन करता है? ध्वनि विज्ञान जो है भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण, विवेचन और वर्णन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ये, इसका सही उत्तर है। देखिए, वांग यंत्र किसे कहते हैं? तो वांग यंत्र जो है शारीरिक अंगों के समूहों को कहते हैं। जो शरीर के अंग होते हैं, शरीर के अंग जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वांग यंत्र कहते हैं। उसके अंग देखो, फेफड़े, फेफड़ा भी क्या है दोस्तों? वह भी शरीर का अंग है। और कंठ, कंठ भी शरीर का अंग है ना। और तालु, तालु भी क्या है? शरीर का अंग है। ओके, दांत, दांत भी क्या है? दांत भी शरीर का अंग है। और ओष्ठ, नासिका, नासिका भी क्या है? ओठ का ही यानी शरीर का ही अंग है। इन सब के समूहों को, इन सब के शरीर के अंगों को, समूहों को हम क्या कहते हैं? तो समूहों को हम जो है वांग यंत्र कहते हैं। समझ में आया? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि वक्त के वांग यंत्र से उत्पन्न होकर श्रोता के श्रवण इंद्रिय का विषय बनाती है? तो वह कौन सी ध्वनि है? तो ये ध्वनि विज्ञान ये अध्ययन करता है। एक यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ से उत्पन्न होता है। वांग यंत्र आपको पता है, वहीं से जो है ध्वनि उत्पन्न होकर कहाँ जाती है? श्रोता, श्रोता जो सुनने वाला, श्रवण इंद्रिय के पास जाता है तो विषय बनता है। श्रवण इंद्रिय को जाने का जो विषय बनाती है वह कौन सी ध्वनि है? तो ये ध्वनि विज्ञान, बी अक्षर विज्ञान, सी भाषाई विज्ञान, भाषाई ध्वनि, सी जो है वैदिक ध्वनियाँ। तो इसका सही जो उत्तर है वह है सी भाषाई ध्वनि जो है वह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारतीय आर्य भाषाओं के ध्वनि समूहों का प्राचीनतम रूप डैश ध्वनियों के रूप से मिलता है। तो भारतीय आर्य भाषाओं के ध्वनियों समूहों का प्राचीनतम रूप हमें कहाँ, किस ध्वनियों से मिलता है? तो ध्वनियों का जो आर्य भाषा का जो है, हमने हिंदी कहाँ से उद्भव हुई? वैदिक संस्कृत से हुई है। तो हमें वैदिक में ही मिलेंगे ना वो ध्वनियाँ। तो ये यहाँ पे विकल्प देखिए, आधुनिक ध्वनियों से, बी अक्षर विज्ञान ध्वनियों से, सी भाषाई ध्वनियों से, डी वैदिक ध्वनियों से। तो इसका सही उत्तर जो है डी वैदिक ध्वनियों से जो है रूप मिलता है। समझ में आया? अगला प्रश्न देखिए, भाषा की ध्वनियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? भाषा की ध्वनियों का जो अध्ययन होता है किसके अंतर्गत किया जाता है? ये शब्द विज्ञान, बी अर्थ विज्ञान, सी वाक्य विज्ञान, डी ध्वनि विज्ञान। देखो, हमने प्रश्न देखिए, उत्तर तो एक ही आ रहा है, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान उत्तर आ रहा है, मगर प्रश्न में क्यों परिवर्तित हो रहा है? प्रश्न क्यों चेंज हो रहा है? तो प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाए, मगर हमें अगर कॉन्सेप्ट जो क्लियर रहेगा तो वो क्या होगा? उसका जो सही उत्तर है हम कर लेंगे। तो इसका भी सही उत्तर जो है, देखिए, भाषा की ध्वनियों का अध्ययन, ध्वनियों का अध्ययन कहाँ करते हैं? ध्वनि विज्ञान में ही करते हैं ना। तो इसका सही जो उत्तर है डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जिसका कभी नाश न हो उसे कहते हैं? जिसका कभी नाश न हो उसे कहते हैं। एक देखिए क्षर, दूसरा नाशहित, तीसरा अक्षर, चौथा शब्द। तो इनमें से कौन सा है? तो देखिए, विकल्प चुनना है हमको। विकल्प ए है 1 2, बी है 1 2 3, सी है 1 2 3 4, डी है 3 और 4। तो 3 और जो 4 है इसका जो सही उत्तर है, देखिए कहाँ गया ये, हाँ, इसका सही उत्तर क्या है? डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न और एक बार देख लिए,
जिसका कभी नाश ना हो उसे कहते हैं। तीसरा क्या है? अक्षर। ओके, अक्षर, तो उसका क्या है? नाश नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर जो है डी। तो यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे गलत है, एक बार देखते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका सही उत्तर जो है डी है, परंतु इसके अंतर्गत जो है हमें चौथा ऑप्शन को हटा देना है, क्योंकि क्षर का मतलब है नाश होना, यानी क्षर का मतलब ही होता है नाश। अक्षर यानी कभी नाश ना होना, तो ये अ जो है वह सही होगा। तो ये तीसरा वाला जो है सही है। यहाँ पे उन्होंने जब टाइपिंग मिस्टेक होगा दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक से कारण यहाँ आ गया है, तो इसे हटा दीजिएगा और इसका सही उत्तर डी रख लीजिएगा, और तीसरा जो है इसका सही उत्तर है। समझ में आया? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक स्वर तथा व्यंजन को कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्रत्येक स्वर और व्यंजन को। ये वर्ण, बी वाक्य, सी अक्षर, डी शब्द। तो क्या कहते हैं प्रत्येक स्वर और व्यंजन को? तो हम प्रत्येक स्वर और व्यंजन को जो है अक्षर कहते हैं। इसका सही उत्तर अक्षर है। तो अक्षर और वर्ण, अक्षर और क्या है वर्ण में अंतर क्या है? अक्षर और वर्ण में अंतर क्या है? तो शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो वर्ण का रूप, रंग न, ऐसा हम कह सकते हैं, मगर परंतु यहाँ पे क्या है, अक्षर जो है कभी नाश ना हो, यानी एक ही ध्वनि होती है, उसके अंतर तोड़े नहीं जा सकता हम। जैसे अ जो है अक्षर के अंतर्गत जाता है, अ आ ई जो है अक्षर है। वर्ण क्या है? जो हम ये लिख रहे हैं, जो हम यह लिख रहे हैं उसे क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। लिखित रूप को जो है हम वर्ण कहते हैं। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, देखिए वर्ण का अर्थ होता है रंग, रूप, चिन्ह तो होता है, तो आप क्या कहते हैं? वर्ण को चिन्ह के तरह याद रख लिए। वर्ण क्या है? चिन्ह है। जब भाषा में वर्ण से तात्पर्य होता है कि लिखित प्रतीक से, जिसके द्वारा ध्वनि या अक्षर को लिख कर व्यक्त कर रहे हैं। लिख कर जो है हम जिसे व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ओके, वर्ण कहते हैं। समझ में? और अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर वह भाषाई ध्वनि है जो अविनाशी होकर शब्दों का निर्माण करती है। अक्षर किसे कहते हैं? शब्दों का निर्माण करने वाले को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जिसमें अ है, आ है, ई है, इससे पहले बताया मैंने। ओके, इसको क्या कहते हैं? हम अक्षर कहते हैं। समझ में आया? तो इसका जो सही उत्तर जो है सी है। अगला प्रश्न देखिए, अक्षरों के संयोग से डैश बनते हैं। अक्षरों के संयोग से क्या बनते हैं दोस्तों? शब्द बनते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर जो है डी, इसका सही उत्तर है। अक्षरों से क्या बनते हैं? शब्द। आ और ई दोनों को मिला जाए मराठी का शब्द आई, आई का मतलब माँ। समझ में आया? तो ये जो है शब्द बनते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षर समूहों का दूसरा नाम क्या है? अक्षर के समूहों को हम क्या कह सकते हैं? दूसरा नाम जो है हम वर्ण कह सकते हैं। अक्षर के समूहों को, यानी वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ क्या है भाई? माला किसे कहते हैं? माला किसे कहते हैं? एक फूलों का जो हार बनाते हैं हम उसे माला कहते हैं। तो उसके अंतर्गत कौन क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, ए अ आ ई ऐसा। तो उसे क्या कहते हैं हम? अक्षर समूहों का दूसरा नाम जो है वर्ण है। तो इसका सही उत्तर जो है ये इसका सही उत्तर है। समझ में आया? ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो ध्वनियाँ भाषा बनाती है, जो ध्वनियाँ भाषा बनाती है और अर्थ बदलती है, भाषा को बनाती है और बदलती है, वह ध्वनियाँ है। कौन सी ध्वनियाँ है? इससे पहले मैंने समझाया था, क और ल। ओके, ख और ख का। तो इसका सही उत्तर बता दीजिएगा। तो इसका सही जो उत्तर है वो है भाषाई ध्वनियाँ जो है इसका सही उत्तर है। यहाँ पे नोट के माध्यम से आपको समझाने के लिए यहाँ पे नोट दिया गया है, उसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक स्वर तथा व्यंजन को अक्षर कहते हैं। ओके, प्रत्येक स्वर तथा व्यंजन को अक्षर कहते हैं। अक्षरों के संयोग से शब्द बनते हैं। अक्षरों के संयोग से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। क्योंकि अक्षर नाश रहित है, कभी नाश नहीं होता, अतः शब्द भी कभी नाश रहित
है, यानी शब्द भी, अतः हम क्या कहते हैं, शब्द भी नाश रहित ही है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस संबंध में अपनी किस रचना में पतंजलि के महाकाव्य का श्लोक प्रस्तुत किया है? किससे संबंधित? तो जो अक्षर जो है वो संयोग से शब्द बनाती है, स्वर और व्यंजन को अक्षर कहते हैं, और शब्द को भी हम नाश रहित कह सकते हैं। ऐसा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, वह किस किताब में कहा है और उस रचना का नाम क्या है? तो उसका जो नाम है, उसका नाम है दोस्तों, ये वर्णोच्चारण शिक्षा जो है इसका सही उत्तर है। मैं ये सब आपको नहीं बोला क्योंकि डायरेक्टली बता देना चाहिए यहाँ पे, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता दिया, उसको याद रख लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण का अर्थ क्या है? एक वर्ग, बी रंग, सी रूप, डी शब्द। तो हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो वर्ण को हम वर्ग कह सकते हैं, वर्ण को हम रूप कह सकते हैं, वर्ण को हम रंग कह सकते हैं। ओके, तो ये तीनों भी है, तो इसके अंतर कौन सा नहीं है? तो ये शब्द नहीं है। तो विकल्प में देखिए डी जो नहीं है वो चुनना चाहिए, तो वो है हमारा 4 नंबर का जो है डी, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, समस्त अक्षर समूहों को समूह 2 वर्गों में वर्गीकृत है, यानी विभक्त है, 2 रूपों में रूपित है, अथवा 2 रंग में, यानी जो अक्षर समूह है वो रूपित, यानी तीनों भी नाम यहाँ पे हमने दे दिया है। तो रंजित है, तो वो कौन से? ये स्वर, बी संयुक्त व्यंजन, सी व्यंजन, डी अयोगवाद ध्वनियाँ। तो विकल्प हमें चुनना है। समस्त अक्षर समूह 2 वर्गों में है, तो वह कौन से? तो ये एक स्वर होगा उसके अंतर्गत और दूसरा व्यंजन होगा, तो उसका सही उत्तर हम देखना है ए और सी। तो इसका सही जो उत्तर होगा 2 नंबर का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिन अक्षरों का उच्चारण फेफड़ों से अनुस्फुटित होकर कंठ में झनकारता हुआ तथा मुखावरोध से सर्वथा मुक्त रहता हुआ नासिक द्वारा अभिव्यक्त होता है, उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर, या बी व्यंजन, सी अनुनासिक, डी मुक्त ध्वनियाँ। तो उन्हें हम कह सकते हैं स्वर, हम उन्हें कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी है? पाणिनि के अनुसार जो है वैदिक ध्वनियाँ कितनी है? तो पाणिनि के अनुसार वैदिक ध्वनियाँ जो है 63 है। इसका सही उत्तर जो है 63 जो है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अक्षर शब्द से अ का अर्थ क्या है? तो अक्षर शब्द में अ का अर्थ क्या है? तो ये स्वर, बी नहीं, सी ध्वनि, डी नाश। तो इसका सही जो उत्तर है वो है बी नहीं, जो है इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि विज्ञान मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? ध्वनि विज्ञान ध्वनियों का ही जो है अध्ययन करता है। तो हमें विकल्प देखना है, ये शब्दों के अर्थ का, बी भाषाई ध्वनियों का, सी वाक्य संरचना का, डी अलंकारों का। तो ध्वनि विज्ञान क्या करता है? वह भाषाई ध्वनियों का जो है अध्ययन करता है। जो भाषा बनाने वाली जो ध्वनियाँ होती है उसका वह क्या कर रहा है? वह अध्ययन कर रहा है। तो भाषा बनाने वाली ध्वनियाँ क्या है? उदाहरण भी दिया मैं, ये क, ये ख लेके देखिए कल, ये क्या भाषा बन रहे, ये खल, ये भाषा बन रहे। तो इनको बनाने के लिए जो होती है उसका ये अध्ययन करते हैं ना। तो इसका सही जो है बी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ध्वनि विज्ञान में उच्चारण से श्रवण तक की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो कहाँ से? उच्चारण से लेकर श्रवण तक की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यह कथन है, यह किससे संबंधित कथन है? एक व्याकरण का है, दूसरा जो है छंद शास्त्र का, तीसरा ध्वनि विज्ञान का, चौथा अर्थ विज्ञान का। तो वह ध्वनियों का अध्ययन जब हो रहा है तो ध्वनि विज्ञान का ही होगा। तो इसका सही उत्तर जो है सी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, प्रत्येक स्वर किस रूप में सबसे स्वतंत्र होता है? तो प्रत्येक स्वर जो है किस रूप में स्वतंत्र होता है? ये लेखन में नहीं, बी अर्थ में नहीं, सी उच्चारण में, या सी इसका सही उत्तर होगा, डी वाक्य, यह भी गलत है। तो इसका जो उच्चारण स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। ओके,
व्यंजन की तरह आश्रित नहीं होते, इसलिए ये उच्चारण में इसका सही उत्तर है। सी इसका सही उत्तर है, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न, व्यंजन का उच्चारण किस रूप में होता है? व्यंजन का उच्चारण जो है किस रूप में होता है? तो ये स्वर के रूप में नहीं, बी स्पष्ट ध्वनियों के रूप में, सी नासिक के रूप में नहीं, डी मौन रूप में नहीं। तो वो व्यंजन का जो उच्चारण होता है स्पष्ट ध्वनियों के रूप में होता है। तो क अगर हलंत लगा जाए तो संपूर्ण कब होगा? जब जो है स्वर लगने के बाद जो है संपूर्ण होगा। तो व्यंजन जब होता है वह व्यंजन संपूर्ण जो है स्पष्ट ध्वनि के रूप में उच्चारित होने लगता है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, स्वर स्वतंत्र होते हैं पर व्यंजन पूर्ण होते हैं, ये बी स्वतंत्र होते नहीं, सी स्वाश्रित होते हैं, डी अर्थहीन होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है सी इसका सही उत्तर है। स्वर जो है आश्रित होते हैं, स्वराश्रित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अक्षर शब्द का मूल अर्थ किससे संबंधित है? इसका मूल अर्थ किससे संबंधित है? एक नाश से, बी ध्वनि से, सी अविनाश से, डी उच्चारण से। तो इसका सही उत्तर जो है वो कभी नाश नहीं होने वाला उसे अक्षर कहते हैं, तो सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, देखो उत्तर तो एक ही हो रहा है मगर हमने प्रश्नों को बदल दिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अक्षर तत्व को किस ग्रंथ में स्पष्ट किया? देखें किस ग्रंथ में स्पष्ट किया। हमने इससे पहले बड़ा प्रश्न बनाया था, तो ये सत्यार्थ प्रकाश, बी वर्णोच्चारण शिक्षा, सी व्याकरण महाभाष्य, डी निरुक्त। तो इसका सही उत्तर जो है बी वर्णोच्चारण शिक्षा। अगला प्रश्न देखिए, भाषा विज्ञान के आचार्यों के अनुसार ध्वनि विज्ञान क्या करता है? ध्वनि विज्ञान क्या करता है? अध्ययन करता है। किससे संबंधित? वर्णन, विश्लेषण, ओके, और विवेचन भी करता है। अध्ययन करना क्या? उसका विश्लेषण करना, वर्णन करना, विश्लेषण करना, ओके, उसे समझना ही वो क्या कर ध्वनि विज्ञान अध्ययन करता है ना। तो देखिए ये शब्द निर्माण करता है? नहीं, शब्द निर्माण भी करता है, अध्ययन कर रहा है ना। तो इससे हमें सही उत्तर को देखना है। ये शब्द निर्माण करता है, बी भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण, विवेचन, वर्णन करता है, सी वाक्य सुधार करता है, डी अर्थ परिवर्तन करता है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा बी, वह जो है विश्लेषण, विवेचन और वर्णन करता है भाषाई ध्वनियों का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भाषाई ध्वनि श्रोता के किसका विषय होती है? श्रोता के किसका विषय होती है? यानी भाषाई ध्वनि जो होती है श्रोता के किस कान का विषय होती है? किसका विषय होती है? तो वो ये दृष्टि का नहीं, बी श्रवण इंद्रिय का, यस वो जो है श्रोता के श्रवण इंद्रिय का विषय होता है। ध्वनि जो है ना, श्रोता क्या करता है? ध्वनियों को सुनता है। तो इसका सही उत्तर जो है बी है, बाकी के नहीं बताऊंगा, इसलिए इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। और देखिए हमारा आखिरी प्रश्न जाने से पहले और एक प्रश्न हम देखते हैं, जो ध्वनियाँ पूर्ण रूप से व्यक्त होती है, पूर्ण रूप से यानी संपूर्ण रूप से जब व्यक्त होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये स्वर, बी व्यंजन, सी अक्षर, डी वर्ण। हमने इससे पहले पढ़ा था, मैंने क का उदाहरण दिया, हलंत लगाया था, फिर अ लगाने से क्या होता? संपूर्ण उच्चारण करता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है व्यंजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यंजन। देखो वही उत्तर है मगर प्रश्नों को हमने क्या किया? बदल दिया है। तो इस तरह से आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे। आप ना दिमाग लगाकर थोड़ा देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। हम प्रश्नों को परिवर्तित करके उत्तर वही दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न जो देखिए, आखिरी प्रश्न है 31 नंबर का। आज का आखिरी प्रश्न है, व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण के लिए किसकी अपेक्षा होती है? अपेक्षा का अर्थ तो आपको पता है ना। तो व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण के लिए किसकी अपेक्षा होती है? आप सभी को पता है। व्यंजन क्या स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते? नहीं होते। तो उसे किसकी सहायता चाहिए? तो उसे चाहिए स्वर की सहायता चाहिए। किसकी सहायता चाहिए? स्वर की सहायता चाहिए। तो अपेक्षा किसकी होगी कि मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। एक अजय लड़के के पास अगर कंप्यूटर है
तो मैं किसके पास अपेक्षा कर सकता हूँ कि वह मुझे मिलेगा, तो मैं अजय से ही अपेक्षा करूँगा। तो वो व्यंजन को किससे मिलेगा, स्वर से मिलेगा, तो स्वर ही क्या कह सकते हैं, वहाँ से अपेक्षित है। तो देखिए ये यहाँ पे विकल्प देखिए, ए केवल वायु, बी केवल जिह्वा, सी किसी एक स्वर की, डी श्रवण की। तो किसी एक स्वर की जो है अपेक्षा हम करते हैं, तो इसका सही उत्तर जो है सी है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल से बने रहने के लिए। ऐसे लगातार बने रहेगा और अपनी जो तैयारी है परफेक्ट कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोस यहाँ पे बनाया जा रहे हैं, उसको कभी आपको मिस नहीं करना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले प्रश्नों के साथ, अच्छे प्रश्नों के साथ फिर से हम दोबारा मिलेंगे।